वंदे मातरम। 11.4 बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, विज्ञान का टॉपिक। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। इसके लिए क्रियाकलाप देखिए। 11.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसे किसी समतल मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, फिर से जो गति में है उसको फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रख दीजिए और जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को आप हटा लें। क्या आप अपनी हथेली को गेंद पर कोई बल लगाते देखते हैं? गेंद की जो चाल है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखते क्या है कि इसके विरामावस्था में गेंद पर लगने वाले बल गतिशील हो जाती है। जो विराम अवस्था की गति में जो गेंद है उस पर जब बल लगाते हैं वो गतिशील हो जाती है। ठीक है। आप इसी प्रकार किसी अन्य स्थिति पर विचार कीजिए। उदाहरण जैसे कि पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। जब किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है, अतः उसकी चाल शून्य होती है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसकी चाल शून्य हो। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की, मतलब गोल की तरफ उसको धकेल दिया। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपकता है, यानी जो गोली है यानी गोलकीपर जिसे कहते हैं, वो कि गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने के प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसे विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाए तो उसकी चाल शून्य हो जाती है। ये जो प्रेक्षण है ये हमें सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। किसी वस्तु पर लगाए गए जो बल हैं उसकी हम चाल बदल सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो, मतलब जिस ओर बल गति जा रही हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो लगाया गया वस्तु पर जो बल है उसकी चाल कम हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते। देखिए जैसे बच्चा चला रहा है और वो समझ गया कि धक्का देने पे टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये जो टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का देना पड़ता है। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। तो इसे भी एक क्रियाकलाप देखिए। एक गेंद लेना है, इसे क्रियाकलाप 3 की भांति ही किसी समतल सतह पर रखना है और गेंद को धक्का देना कर उसे चलाना है। अब चित्र 11.8 में देखना है। ये देखिए आप। तो अब इस चित्र में दर्शाए अनुसार उसके रास्ते में एक पैमाना रखना है। ऐसा रखने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात उस गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को आप दोहराइए और प्रत्येक बार पैमाने को इसी प्रकार याद रखिए या करिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बने। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के बाद गेंद की गति की दिशा के बारे में भी आप थोड़ा सा अवलोकन करें, प्रेक्षण करें और उसे नोट करें। ये देखिए कंडीशन।
किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। बी, गेंद को रास्ते पर रखे पैमाने से टकराने के बाद गेंद की गति को दिशा देना। अब कुछ और उदाहरण पर आप विचार करें। जैसे वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है बच्चों? इन सभी उदाहरणों में बल लगाने के कारण ही गतिशील गेंद की चाल तथा उसकी दिशा बदली जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति या ये दोनों, चाल और गति दोनों में जो परिवर्तन होते हैं उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब एक गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा उसकी गति की दिशा से किया जाता है बच्चों। विरामावस्था मतलब इस शून्य अवस्था में जो चाल है वो शून्य होती है। कोई वस्तु विराम अवस्था में मतलब गतिशील नहीं है अथवा गतिशील में हो सकती है, यानी कोई भी वस्तु या तो गतिशील हो सकती है अथवा विरामावस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाओं को दर्शाते हैं कि भाई ये गति में है अथवा गति में नहीं है। क्या इसका ये अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है? यानी जैसे गेंद है, खड़ी है, ऐसे रखी हुई है, अगर हम उसको धक्का दें यानी बल लगाएं तो वो गति में आ जाएगी, है कि नहीं? और अगर हम किसी वस्तु पर बल ना लगाएं तो वो गति में नहीं आएगी। तो चलो इसके बाद विचार करते हैं। ये हमारा सामान्य अनुभव है, मानना है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? इस पर ये विचार करें। जैसे एक भारी संदूक लीजिए और अगर आप बल लगाते हैं तो अधिकतम बल लगाएं, है ना? अगर आप बल लगाते हैं तो भी संदूक वहाँ से टस से मस नहीं होती, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। या दीवार ले लीजिए आप कि दीवार पर, हाँ, किसी दीवार को धकेलिए तो उस पर बल लगा रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दीवार जहाँ की तहाँ रहेगी, है कि नहीं? तो फिर क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि जो बल है वो लगाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर सदैव किसी वस्तु की गति में परिवर्तन हो ऐसा संभव। अब है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 5 कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं, जैसे सारणी 11.2 के स्तंभ में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिसमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती। सारणी के जो स्तंभ 2 में वे विधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि 3 जो स्तंभ है उसमें उन क्रियाकलापों का दर्शाया गया है जिनकी स्थितियों में संभव हो पर बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करिए और इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं और अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 और 5 में नोट कर सकते हैं। ठीक है। 11.2 वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन। जैसे स्थिति 1 देखिए और बल कैसे लगाएं, चित्र दिखाया गया है और बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन और उसकी आकृति में परिवर्तन। जैसे कि एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा है और बल कैसे लगाया जाता है, देखिए आप आटे को कैसे गूंथते हैं, आप जानते ही हैं आटा कैसे गूंथा जाता है। ये तो क्या गति की अवस्था में परिवर्तन है, हाँ या नहीं, है ना? उसकी गति में कोई गति तो कोई जहाँ पे है वहीं पे है, तो कोई चेंज नहीं है इसकी गति में, है कि नहीं? नहीं है, यानी उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है।
उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, जिसे उसको जिस आकृति में हम चाहें उस आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, गद्दी पर बैठ जाइए तो गद्दी की गति की अवस्था में जो उसकी गति पे है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी जो आकृति है वो ऊपर नीचे, ये जो गद्दी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब बदलती तो है, फिर अपने हम हट जाएंगे तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन गद्दी कहीं दूसरी जगह नहीं जाती, साइकिल जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक हुक या दीवार में एक लगी कील से लटका हुआ रबड़ का छल्ला, तो उसकी गति में परिवर्तन, तो यानी अगर हम खींचे यहाँ से यहाँ तक, अगर हम खींचते हैं तो यहाँ तो आएगा, उसकी गति यहाँ पे से यहाँ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर खुला छोड़ दे तो परिवर्तन दोनों, यानी आकृति भी उसकी बदल गई और गति भी थोड़ा सा हुआ उसके साथ। 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच पर भार रख दीजिए तो उसकी आकृति भी बदल गई है ना, और उसकी जो गति की अवस्था है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। इस तरह से बहुत सारे प्रेक्षण हैं। अब इस प्रेक्षण से हम ये सीखते हैं, निकालते हैं कि जब हम अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूथे हुए आटे के लोहे का बेल चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, तब उसकी आकृति पर प्रभाव पड़ता है। जब मेज पर रखा किसी रबड़ को गेंद दबाते हैं तो क्या होता है। ये सारी जो स्थितियाँ अगर हम देखते हैं, इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है वो है आकृति में परिवर्तन को दर्शाना। गति तो नहीं हुई उसकी, लेकिन आकृति बदली। इस क्रियाकलाप से के बाद हमने सीखा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं। दूसरा, हमने ये सीखा कि गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तीसरा, हमने ये सीखा इसमें कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी कर सकते हैं। चौथा, हमने ये भी सीखा कि कुछ और सभी प्रभावों को भी कुछ उत्पन्न कर सकते। तो ये 4-5 प्रभाव हमने इसके सीखा। बच्चों, याद रहे कि हमें ये याद रखना है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये हमें याद रखना है। अब संपर्क बल जैसे पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल सकते हैं या उठा सकते हैं? क्या आप बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? या किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब आप किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं, ठीक है, या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। बच्चों, हमारे मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। हमारे मांसपेशियों के द्वारा, जैसे हमारा हाथ है, पैर है ना, इन मांसपेशियों से जो बल लगता है इसे हम पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। हम जो भी काम करते हैं, सारी चीज़ें, पढ़ते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, मुड़ते हैं, शरीर की गति, मुड़ना, ये सारी चीज़ें हमारे इस क्रियाकलाप से सम्मिलित हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं, बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां ही होती हैं। और ये कहाँ स्थित होती है? तो हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के लिए कुछ और उदाहरण हम आपको बता सकते हैं।
आपने देखा है कि पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप अथवा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं, जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट। ये सभी पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक किसान अपने बैलों के माध्यम से पेशियों का पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि पेशी बल तभी लगाए जाते हैं या लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आए। इसी वजह से बच्चों इसे संपर्क बल के नाम दिया गया है। ठीक है। क्या आप अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं तो इसका पता लगाते हैं। चलिए आज हम घर्षण बल की बात करें। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद को धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो कुछ समय बाद जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। जब किसी कार में या स्कूटर के इंजन को बंद कर देते हैं तो वो भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी तरह नाव भी खेना बंद कर दें तो कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता है प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती, अंत में विराम अवस्था में हो जाती। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस वजह से होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुभव लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में, कंडीशन में बल किस दिशा में लग रहा होता है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं के गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण एक बल है, वो है घर्षण बल। फर्श तथा गेंद की सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी, नाव की सतह के बीच घर्षण होना खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर बल लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसी वजह से संपर्क बल का एक उदाहरण भी है ये। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में पढ़ेंगे। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह एक आवश्यक है कि क्या ये जरूरी है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल जो है वो सदैव संपर्क बल ही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये असंपर्क बल भी हो सकता है, जिसे चुंबकीय बल के उदाहरण है। ठीक है। चुंबकीय, इसके लिए क्रियाकलाप लीजिए। क्षण चुंबक का एक युग्म लीजिए और एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखिए। चुंबक के एक सिरे को समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। तो आप देखिए क्या होता है। अब चुंबक के एक दूसरे सिरे को बेलन पर रखें, चुंबक के उसी सिरे को समीप लाएं। प्रत्येक बार आप नोट करेंगे कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलन के पे लाया जाता है। ये देखिए। ठीक है। दो चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का इससे अनुभव होता है। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव हैं, यानी N और N, सजातीय ध्रुवों को पास लाने पर उसमें अपाकर्षण होता है, नहीं, और विजातीय ध्रुवों को लाने पर उसमें आकर्षण होता है। ठीक है। यानी जो चुंबक है उनके सजातीय ध्रुव को, चुंबक में N और S ध्रुव होते हैं, यानी नॉर्थ पोल और एस यानी साउथ। N और S को लाने पर इसमें आकर्षण होगा, आकर्षण बल का प्रभाव होगा। और NN या SS ध्रुव पास लाएंगे तो ये इसमें यानी विजातीय ध्रुवों को लाने पर, सजातीय ध्रुवों को लाने पर अपाकर्षण, और विजातीय ध्रुवों को, N और S विजातीय ध्रुव हैं, इसमें आकर्षण बल होगा, और NN को लाने पर अपाकर्षण होगा। ठीक है।